नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ये है नारी शक्ति और आपके साथ एक बार फिर मैं हूं स्मिता चौहान। जी हाँ, नारी शक्ति हमारा वो कार्यक्रम जो उन नारियों को समर्पित है और सम्मानित है जिन महिलाओं ने अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी अपना अहम योगदान दिया है। जी हाँ, यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिलाएं जितना बेहतर तरीके से अपने परिवार को, अपने घर को संभालती है, उतने ही बेहतर तरीके से उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है। वो महिलाएं जो अपने साथ साथ और महिलाओं को भी सशक्त करती हैं, रोजगार देती हैं, उन्हें सक्षम बनाती हैं, ऐसी ही महिलाओं को लेकर हम आपके सामने लेकर आते हैं और उनके जो किस्से हैं, उनका जो योगदान है, उन्हें हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज ऐसी एक महिला हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अभी तक 416 महिला और बालिकाओं को रोजगार तो दिया ही है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया है और लगातार वो एनजीओज के साथ में अपना ये योगदान देती आ रही हैं। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने स्लम्स एरिया और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसमें निःशुल्क ज्ञान दिया है, प्रशिक्षण दिया है और उन्हें इस काबिल बनाया है कि आज वो अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसा उनका ये सफ़र रहा। जो आज हमारी खास मेहमान है अंजू मंडल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी क्योंकि आपने फैशन डिजाइनिंग भी किया है। हाँ जी। और आज का हमारा विषय भी यही है, फैशन आजकल। लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत की, कैसे आपने अपना इस कारवा को शुरू किया था, कैसी आपकी ये जर्नी शुरू हुई? नमस्कार सबसे पहले दर्शकों को और आपको भी। यहाँ जो आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत हुई थी 2001 से। 2001 में मैंने खुद सीखा और उसके बाद सिखाना स्टार्ट किया और 2003 में मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया। 2005 में मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ये दोनों ही कोर्स मैंने गवर्नमेंट से किए थे, जो कि बहुत एक मिनिमम सी फीस देने के बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने 2007 से सिखाना शुरू किया और कुछ एनजीओज़ के साथ मिलकर अभी तक यही काम कर रही हूँ। और आपने जितने नाम लिए हैं, ये सभी से मैंने कुछ कुछ सीखा है, तो 416 चीज़ें मुझे उनसे भी सीखने को मिली हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, सीखना और सिखाना दोनों ही चीज़ें चलती आ रही है अब तक। हम फैशन को देख रहे हैं कि फैशन आजकल बहुत जो पुराना फैशन था वो वापस से रिपीट हो रहा है, लोग उसको कॉम्बो कर रहे हैं, उसमें फ्यूजन्स कर रहे हैं। तो आपने जब अपना फैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया था प्रॉपर वे में, जब आपने इसको स्टार्ट किया था, तो आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की थी? मतलब कैसे आपको लगा कि आप इसमें ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा या आपका इंटरेस्ट है? फैशन का एक्चुअली मेरा जो था वो था अर्निंग करने का, मेरा टाइम पास करने का तरीका था। मैं आपको एकदम सच बता रही हूँ, जो सच्चाई है। उस समय 2001 में मेरे पास वक्त था क्योंकि शादी हो गई थी और कम उम्र में हो गई थी। तो ये सब बताने का कारण है ताकि आज जो लोग ये सोचते हैं कि आज आप जहाँ हो, आप इतने लोगों को काम दे रहे हो, आपने इतना अपना एक बिल्डअप किया है, चॉइस पैराडाइज फर्म आप चलाते हो, तो उन्हें ये ना लगे कि ये सब कुछ मुझे सजा हुआ मिला है। बस इसलिए मैं ये सब आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे पास समय था और मैं क्योंकि स्कूलिंग मेरी कंप्लीट करना चाह रही थी, मेरी पढ़ाई कंप्लीट करना चाह रही थी, तो वो समय को मैंने ऐसे कंज्यूम किया था सीख कर। मैंने आपको बताया मैंने एक सरकारी संस्था से स्टिचिंग सीख रहा था 2001 में। हाँ। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है विव्ड से और फिर मैंने जावेद हबीब सर जी से अपने हेयर ड्रेसिंग का भी कंप्लीट किया। फिर मैंने इस अपना प्रोफेशन बनाया और जब मैंने प्रोफेशन बनाया, जब मैं इसमें थोड़ी सशक्त हो गई तो मैंने सोचा कि और लोगों को सशक्त करूं। बहुत सी लड़कियां और बहुत सी महिलाएं हैं जो लोग जो मैंने ज़िंदगी जी थी उस तरह को जी रही हैं आज भी, बट उनके लिए जैसे मैंने हिम्मत करी, आगे बढ़ी, तो बहुत लोगों की हिम्मत होती नहीं है। घर वाले पैसे नहीं लगाना चाहते या जल्दी शादी करा देना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगी? अपने हाथों का काम सीखे। या तो आप इतने एजुकेटेड हो कि आप किसी अच्छे लेवल पर अच्छी कंपनी में जॉब करें, या तो फिर आप इतने कुशल हों या ऐसे कारीगर बने कि आप अपना खुद का रोज़गार बनाएं और लोगों को भी रोज़गार दे सकें। तो बस यही एक सोच को लेकर आज भी चल रही हूँ। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो शुरुआत में 2007 में एक एनजीओ ताल और संगिनी, ये दोनों एनजीओ का मेरा मिलना हुआ उनसे, मेरे एक स्टूडेंट के थ्रू ही हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं उनको ज्वाइन की और मैंने वहाँ जॉब नहीं किया,
क्योंकि जॉब करती तो मैं बंध जाती और मुझे बंधना था नहीं। अगर मैं जॉब करती तो मैं किसी और को जॉब नहीं दे पाती। इस वजह से मैंने वहाँ जॉब नहीं किया, अपना ही साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने लगी। अब वो जो निःशुल्क सिखा रही थी तो एक घर वाले भी मना नहीं करते थे कि हाँ ठीक है आप लोग आओ, मतलब अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को या बहनों को भेजते थे। इस तरह से छोटा सा एक वो शुरू किया और एक टाइम के बाद मैं सौम्या महिला मंडल से जुड़ी। फिर वहाँ पे मैंने स्लम्स एरिया में जाकर मेरे ही एक साथ की जिनको मैंने सिखाया हुआ था उनके साथ मिलकर स्लम्स एरिया में जाकर और फिर मैंने क्लासेस देना स्टार्ट किया। फिर मैं आंगनबाड़ी की जो मैडम थी उनसे मिली, पर्टिकुलर कान्हा कुंज में वो था, वहाँ की मैडम से मिली। फिर उन्होंने मुझे स्पेस प्रोवाइड करवाया क्योंकि एक जगह चाहिए। शुरुआत में मेरे पास 7 स्टूडेंट थे, फिर 20 हुए और अभी मतलब उस टाइम पे फिर 70 हुए। ये मैं आपको बता रही हूँ 2009 तक ये स्थिति आ गई, जब स्लम्स एरिया में आपने जाना चालू किया 2009 पे। फिर यहाँ आ गए हम। अब वहाँ पे 70 लोगों को बैठने की व्यवस्था, कोई भी चीज़ सिखाना है तो एक जगह चाहिए, है ना। तो फिर वहाँ आंगनवाड़ी से बात हुई। फिर उन्होंने कहा आप सरकार की तरफ से भी ऐसे ही चीज़ें आती हैं, आप वो कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने खुद भी वहाँ से सीखा है, पर मैं जानती हूँ एक्चुअल में क्या सीखा होता है वो, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ सीखना करना। शुरुआत में तो मैंने ज्वाइन सिर्फ समय को काटने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि आने वाले टाइम में या तो मैं पढ़ाई कंप्लीट करूं, तो मेरा ग्रेजुएशन भी मैं साथ में करती, मतलब पढ़ाई भी करती रही तो मैं ग्रेजुएट हुई। लेकिन कई लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, समय और परिवार सब चीज़ें हैं, पैसा भी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने वो उनको मतलब वो चीज़ें क्लियर करी कि एक्चुअल में गवर्नमेंट में वो चीज़ें होती नहीं हैं। ये एक प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को सिखा सकते हो। गवर्नमेंट में एक्चुअली क्या होता है, टीचर्स को, मैं क्योंकि खुद सीखी थी तो मुझे आइडिया था कि क्या होता है, और क्योंकि मैंने फिर अपने सारे प्रोफेशनल जो चीज़ें सीखी थी वो मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखी थी, तो उसमें भी मुझे पता था कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो उस हिसाब से मैंने दोनों का फ्यूज़न किया एंड उन लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। और आज मुझसे सीखी हुई लड़कियाँ भी अपना अपना ग्रुप चलाती हैं, वो लोग भी सिखाती हैं। जब आपने स्लम एरियाज़ में जाना शुरू किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि स्लम एरियाज़ में जो महिला होती हैं, जो उनका परिवार होता है, जो उनका वातावरण होता है, वो बहुत अलग होता है। वो उतनी जल्दी कन्विंस नहीं होती हैं, उतनी जल्दी उनकी फैमिली जो है, उनके हस्बैंड्स हुए, वो कन्विंस नहीं होते हैं। तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको, कितनी दिक्कत आई होंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं रहा होगा उस एरिया में 20 से 70 महिलाओं का आना, वो भी इतने कम समय में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आसान नहीं होता, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। और वो भी जब आप उन्हें निःशुल्क सिखा रहे हो, उसके लिए उन्हें बुलाना या उन्हें मनाना, यही हमारी विडंबना है, यही कह सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम शिक्षा, ये भी एक तरह की शिक्षा है कि आप उनको आने के, मैंने उन्हें पैसे से कभी सपोर्ट नहीं किया, ये सच्चाई है। मैंने किसी को कभी दान नहीं दिया, मैंने कोई चेक काट के कभी नहीं दिया, लेकिन मैंने उन्हें वो दिया है जिससे वो दूसरों को चेक काट के दे सके। हुनर आप सीखेंगे तो आप दूसरों को सिखा सकते हो। बहुत सारे लोग, जैसे मैं हूँ वैसे और भी वो 416 ने और 4060 को सिखा सकते हैं। ऐसा बनाया मैं बनाने वाली नहीं, वो स्वयं बने, बट मैंने उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया। अब बात ये होती है, हस्बैंड, घर वाले, सबसे बड़ी समस्या महिला स्वयं खुद है। वो स्वयं से इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती। मैं आपको अभी रिसेंटली बताती हूँ, मेरे जो बुटीक है वहाँ पे कर्मचारी की आवश्यकता होती है, तो हम जिनको सिखाते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं को वहाँ पे रोज़गार प्रदान करें। अब वहाँ पे जो महिला थी, ये मैं आपको कोविड के टाइम की बात बता रही हूँ। आफ्टर कोरोना, आपको पता है कोविड के बाद सभी के साथ पैसों की बड़ी समस्या थी, हाँ। है ना, सभी ने ये काल देखा है। हमारा भी समस्या आया, क्राइसिस चले, तो फिर से हमने जब लॉकडाउन के बाद ओपन किया बुटीक, तो हमने उम्मीद रखी जिन महिलाओं को हमने सिखाया था वही लोग वापस आएँ। हम बहुत ज़्यादा वहाँ उस टाइम पेमेंट नहीं दे सकते थे, एक मिनिमम पेमेंट पर वो आए और आके करें। बट उनमें से एक ने मुझे कहा, जिन पे मैं बहुत विश्वास कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जब तक ये पर्टिकुलर आप अमाउंट नहीं देंगे तो मैं वहाँ आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगी। अब मैंने कहा ठीक है, वो तो मैं अभी आपको नहीं दे सकती, 2-3 महीने बाद ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारा काम इतने सालों से चल रहा है, अभी एकदम डाउन है, थोड़े दिन बाद होगा।
कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इतने लोगों को सिखाया है तो हमारे पास ऑप्शंस तो थे, और आज उन्हीं ऑप्शंस में से तैयार है वो लोग और लोगों को सिखा रहे हैं, और हमारा आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा बुटीक रन हो रहा है तो वो चीज़ें चल रही है। बट वही चीज़ जो समस्या है ना, ये महिलाएं स्वयं है। आपने अपना, जब आपके पास कुछ नहीं था तब अगर आपने कहीं से कुछ सीखा, आज आपको उनको आपकी ज़रूरत है, तो क्यों नहीं आप अपने घर वालों से बोल सकते कि भाई तब आपने हमारे पीछे 50,000 तो लगाया नहीं था, आपने 1 रुपये तो लगाया नहीं था, पर मैंने आज हुनर सीखा है लाखों का, करोड़ों का, जो कि मैं कितना भी कमा सकती हूँ, डिपेंड करता है आपकी हुनर है, आप कितना भी कमा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अखरती है। इसमें फैमिली या समाज, इनका योगदान है, बट 30%, 70% आप स्वयं। मैं खुद ऐसे फैमिली से, आप सोचिए ना कि जब बहुत ऐसा था कि मैं स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी और शादी हो गई थी। आज मैं पूरा अपना पढ़ाई कंप्लीट करके फिर ये साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें, मैंने शॉर्ट हैंड किया था, टाइपिंग किया था, हैंडवर्क किया, और उसके बाद स्टोनो करके, और फिर फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, मैं फ्री। एंड आप ज्वेलरी मेकिंग भी ज्वेलरी मेकिंग हम जो करते हैं वो है ऑक्सीडाइज विथ फैब्रिक, जो हमारी कतरन्स होती है। जैसे हम लोग जो ड्रेसेस रेडी करते हैं तो वो कतरन से हम सबसे बड़ा पीस से पहले तो बड़ी कपड़े बनाते हैं, फिर जो सबसे छोटा पीस है उससे फिर छोटे ड्रेसेस बनाते हैं, उससे भी छोटा पीस है उससे ज्वेलरी बनाते हैं। क्या बात है, मतलब पोटली, एक्सेसरीज, आपके फैंसी आइटम्स का रीयूज जो है वो आपने किया है, और यही कला आपने औरों को भी सिखाई है। हाँ जी। तो स्लम एरियाज का कोई ऐसा एक वाकया जब किसी फैमिली ने या किसी महिला ने आपसे बात की हो, या उसकी फैमिली ने एक अच्छा रिस्पांस आपको दिया हो, एक अच्छा सा वाकया कोई? अब वाकई काफ़ी सारे हैं, पर शुरुआत सब खराब है शुरुआत में सब कड़वे हैं, बाद में सारे मीठे हो जाते हैं, जैसे दवाई की तरह वो असर करती है। हमेशा जब हमने शुरुआत की है, जहाँ जहाँ भी स्लम्स में काम करने गए हैं, तो शुरुआत में लोग बोलते थे कि आप हमें कितना पैसा दोगे। अरे मैं मतलब शॉक्ड थी फर्स्ट टाइम पे कि एक तो हम फ्री में सिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रगल करके सीखना और पैसे दे के सीखना और सारी चीज़ें, तो हम फ्री में आपको सिखा रहे हैं, अब आप पैसे मांगते हो। बट फिर मुझे पता चला कि सरकार ऐसी वो लाती है योजनाएं जिसमें कि वो मंथली पैसे भी देती हैं जो लोग सीखते हैं उनसे। तो फिर उन्हें उस चीज़ का डिफरेंस समझाने के लिए, जब मैंने आपको बताया शुरुआत में 5, 10, 7 लेडीज से स्टार्ट हुआ था, तब वो जाते थे 70 लोगों तक गया था। फिर मुझे एक हॉल की ज़रूरत पड़ी, उससे पहले मैं किसी तरह से जुगाड़ करके जगह कर रही थी। ठीक है, अब वही चीज़ तब हुआ जब लोगों को समझ में आया कि हाँ डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ वो पैसा देखेंगे तो हम उन्हीं पैसों में लिमिटेड है, 500-300 रुपये मंथली आपको मिल रहा है, बट यहाँ ज्ञान जो कि आपको अनलिमिटेड, आप कितना कमाओ वो आपके ऊपर है, आपकी अपनी योग्यता दिखाओ ना। हम तो आपको आ लिखना सिखाएंगे, फिर कहानियाँ लिखो, आप ग्रंथ लिखो, वो आप पर है। तो इस तरह से लोगों को समझ में आया। समस्या ये छोटे छोटे बच्चे लेके आती थी लेडी, इवन अब देखिए स्लम है तो उस एरिया में वो लोग डायपर वगैरह भी बहुत ऐसा नहीं कि यूज़ होता था, है ना। और मेरा भी शुरुआत था तो मैं बोर्ड और उसमें चौक, आपको पता होगा उसमें, जी जी भी, तब हम लोग मार्कर बोर्ड पे नहीं करते थे। हाँ, तो वो 2009 है ना। तो ठीक है, वो लेडी से आती थी, किसी ने शू कर दिया, किसी ने पानी गिरा दिया, बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनके साथ में उनके बच्चे हैं, वो क्या करेंगी वो महिलाएं, घर का काम करना और सारी चीज़ें। और अच्छा, इस वक्त में मेरा खुद का काम सफ़र होता था, लेकिन शायद ये कायनात रिटर्न देती है हमें, हम जो दे रहे हैं वो हमारे पास वापस ज़रूर आता है। और हमने ये तो समझ लिया आपसे कि जब आपने स्लम्स एरिया में लोगों को सिखाया तो बड़ी दिक्कतें होती, लेकिन जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाया, और आज वो इस काबिल हैं कि वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला रही हैं, खुद रोज़गार कर रही हैं, कमा रही हैं और दूसरों को भी सिखा रही हैं। लेकिन अब अगला सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप फेमस फैशन डिज़ाइनर हैं, आप साड़ियों का जो आपका कलेक्शन है या साड़ियों का रीयूज़ जो है आपका, वो बहुत बेहतरीन है। आपने बहुत सारा अभी तक शोज़ भी आपके बहुत हुए हैं, कई गवर्नमेंट संस्थाओं के साथ भी आपने लगातार काम किया है, तो इसके बारे में हमें बताएं आप। हाँ, साड़ियों का एक्चुअली जब शुरुआत हुआ था तो मैंने 2007 में एक साड़ी से ड्रेस बनाई थी। उसका रीज़न था कि
मेरे पास ऐसे मैंने जो एक विचार किया था, ड्रेस एक्चुअली जब बनता है ना उससे पहले क्रिएट कर लेते हैं हम दिमाग में। तो मेरे एक ड्रेस क्रिएट हो गया था, अब उसके लिए मुझे फैब्रिक की नीड थी। बट क्योंकि वो जो मैंने सोचा था वो थोड़ा रिच रॉयल था, बट उतना मेरे पास अमाउंट नहीं था, तो मैंने अपनी जो साड़ी थी हेवी उसका यूज़ किया। तो मतलब सबसे पहले आपने अपने ही कपड़ों पे जी यूज किया जी जी। तो क्योंकि एक टाइम पे मेरी मम्मा खुद मुझे बचपन में अपने घर के जो कॉटन के फैब्रिक्स हैं, बेडशीट, पर्दे जो नए पापा लाए उसको काट पीट के मेरे लिए बनाते थे। तो एक कंसेप्ट था, तो उसको हमने साड़ी से एक ड्रेस बनाई, काफ़ी पसंद आई लोगों को। वो एक लहंगा चोली टाइप का, मतलब ट्रेडिशनल वेयर। फिर ये लगा कि इससे अब हम वेस्टर्न के साथ में फ्यूज़न करके इंडो वेस्टर्न, जो कि आजकल बड़ा प्रचलित है, आपने शायद सुना होगा ये शब्द इंडो वेस्टर्न। तो इंडियन एंड वेस्टर्न का फ्यूज़न है वो। तो इस तरह से कंसेप्ट आने लग गए और ये सब चीज़ें चलने लग गई और लोगों को पसंद आने लगा। तब हाँ, हमारे कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि इस तरह से तुम बुटीक चलाओगी तो बंद हो जाएगा, क्योंकि पुराने कपड़ों से क्यों काम कर रही हो तुम तो फिर मतलब उनके नज़रिए से ये छोटा काम है कि आप यूज्ड फैब्रिक को फिर से बना रहे हो, आपका स्तर गिर जाएगा। तो मैंने कहा इट्स ओके, ये थोड़ा अलग चीज़ है। सबके पास है कि सब भाई नया लाते आप उससे बनाते हो, क्रिएटिविटी कहाँ है? क्रिएटिविटी करो, कुछ जो है उसको फिर से करो, कुछ नया बनाओ। तो आजकल तो मैं देखती हूँ ऑनलाइन या क्लाइंट खुद लेके आते हैं डिज़ाइन, हमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कस्टमर खुद लाते हैं, मैडम ये डिज़ाइन बना दीजिए। मोबाइल पे है, सबके हाथों में है फैशन और डिज़ाइन, आजकल सब डिज़ाइनर है अपने आप में, है ना। तो उस टाइम पे बहुत मुझे लेकिन इस बात को लेके सुनना पड़ा था कि मैं पुराने कपड़ों पे काम कर रही हूँ, लेकिन आज वो मेरे लिए बड़ा प्राउड हो रहा है, क्योंकि मैंने इन्हीं कपड़ों पर शोज़ करे हैं। अभी मेरा रिसेंट हुआ था इटारसी और बैतूल में, तो वो शो में लोगों को बहुत पसंद आया। उसमें मैंने साड़ी का ही रीयूज़ बताया है, सारे तरह के, उसमें वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, ट्रेडिशनल सारी साड़ियों का रीयूज़। और जो आपने ये रीयूज किया है जिन साड़ियों का, उसमें आपने कौन कौन से क्लॉथ्स लिए हैं बेसिकली? हाँ, उसमें जो शैटन की साड़ियाँ होती है, सिल्क शैटन टाइप की शाइनी साड़ियाँ, और उनको हम लोगों ने वेस्टर्न में यूज़ किया है, वेस्टर्न आउटफिट्स में, जिसमें जरी गोटा थोड़ा कम होता है। जिसमें बॉर्डर जरी गोटे वाला उसे हमने एथनिक में डाल दिया था, वो था बनारसी और सिल्क हैवी वर्क में कोसा, इस तरह की साड़ियों को हमने एथनिक में डाला। इंडो वेस्टर्न के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेचेबल आजकल साड़ियाँ चली थी, रेडी टू वेयर कुछ साड़ियाँ चली थी, ऑनलाइन भी काफ़ी सस्ती आती है। बाकी हाँ, मैंने कोई भी ख़रीद के नहीं बनाई है, सारी ही मेरी यूज़ साड़ियाँ थी क्योंकि मेरा कंसेप्ट ही था यूज़ चीज़ों को फिर से रिन्यू कैसे किया जाए, तो वो चीज़ें मैंने वैसे करके बनाई। ये सवाल भी मेरा है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये कॉम्बिनेशंस, रंगों का चुनाव कैसे हम करें साड़ियों पे, या उसके साथ में हम मैचिंग कैसे मिलाएं, या किसी भी ड्रेस के साथ में जो मैचिंग होता है वो हम कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उस ड्रेस के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक वक्त था जब आपको याद हो, हमारी मम्मी या हमारे पास भी बहुत पहले की बात है, रेड, गोल्डन और वाइट एंड ब्लैक, ये 4 ब्लाउजेस होते थे, या ये 4 कलर के ड्रेसेस ज़रूर होते थे। किसी पार्टी में आप रेड और ब्लैक को एकदम बोल्ड कलर माना जाता था कि हाँ भाई ये हो गया, मतलब आप अलग दिख रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब नहीं, मिड में ये हुआ था लास्ट 4-5 साल पहले कि हर कोई रेड और ब्लैक दिखता था। फिर लोगों ने सोचा नहीं यार, अब मुझे पिंक में, वाइट में आना है, मुझे चेंज होना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं होना है। तो जब आप भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहते हो, बस इतनी सी बात है, चेंज कुछ नहीं करना है आपको, फैशन ट्रेंड के साथ नहीं चलना है, बस आप भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहते हो, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अपना फैशन आप खुद क्रिएट करोगे। क्या बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि भीड़ से अलग अगर आपको ही दिखना है तो आप अपने लिए खुद कुछ नया ट्राई कीजिए, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है कि हम लोग कई बार जब कपड़े लेते हैं, क्लॉथ्स या डिज़ाइन करवाते हैं, तो हम इस बात को भी देखते हैं अगर कोई मोटा है या कोई दुबला है तो वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसे कैसे करे, कि मतलब वो उसे किस तरह की ड्रेस पहनना चाहिए कि वो अगर फैटी है, मोटा है तो वो दुबला दिखे, और अगर थोड़ा दुबला है तो वो थोड़ा सा फ्लपी और अच्छा दिखे। जी बिल्कुल, ये हमारा एक्चुअली बेसिक होता है कि क्लाइंट आते हैं हमसे, यही सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि मैम मैं मतलब आजकल मोस्टली लोग, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है और टाइम हम लोग नेचुरल वाला टाइम दे ही नहीं रहे हैं, सोना वगैरह, अपना पूरा स्केड्यूल चेंज है, तो इसकी वजह से थोड़ा हेल्थ में इश्यूज़ आते ही हैं। तो जो हेल्दी हैं उनको एक्चुअली
खड़ी प्रिंट्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, डार्क कलर्स पहनना चाहिए। जैसे आपने कुर्ती वेयर की है, लॉन्ग कुर्ती पैंट के साथ में, और बॉडी शेप होता है जैसे कि एप्पल शेप है या आपकी ओवल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो वो शेप के अकॉर्डिंग जाती है सारी चीज़ें। अब उस पर अपन डिटेल में बात करेंगे तो काफ़ी लंबी हाँ, वीडियो वो बहुत बनेगी, लंबा है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम लोग हेल्दी हैं तो उनको पतले स्ट्राइप वाले प्रिंट्स वगैरह पहने तो ज़्यादा बेस्ट है, और जो बहुत स्लिम है वो लाइट कलर पहने तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ये तो आपने हमें इसके बारे में बता दिया, लेकिन समय बहुत कम है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। आपने ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया है, हाँ और जी। खास तौर से जब हम फैशन की बात कर रहे हैं तो ब्यूटी की बात होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो भी बारिश के मौसम में जहाँ पे हाँ, बाल और स्किन। स्किन है। इसमें आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि जो 50 से एज ग्रुप की महिलाएं हैं अबव, उनको किस तरह से अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए, और खासी जो हेयर्स की टिप्स है, ये दोनों टिप्स मैं आपसे चाहूँगी कि उनके लिए वो किस तरह से अपनी स्किन और बालों का ख्याल रखें। हाँ, आज ये वेदर और ये सारी चीज़ें जो भी बाहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है हर जगह, ये सिर्फ आज के वेदर की बात नहीं है, वैसे वेदर तो आजकल समझ ही नहीं आता, हमेशा बारिश और हमेशा गर्मी है ही, उमस है ही। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप हेयर को अगर केयर करना चाहते हो तो अच्छे से हेयर वॉश करिए। वॉश होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम स्किन को क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं, दिन में 3 बार फेस वॉश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तब फेस वॉश हो रहा है, बट कई बार हम बालों को नहाते वक्त भी शैम्पू नहीं करते हैं, है ना, स्किप करते हैं। महिलाएं खास करके बाल लंबे हैं, सूखते लेट है, बरसात में खासकर ये समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि सूखते देर से है बाल, तो इस वजह से बालों को धोना नहीं होता। तो स्कैल्प में क्या होता है, गंदगी हो जाती है ना, ड्राइनेस आती है। ऑयलिंग, प्रॉपर ऑयलिंग, जो आप ऑयल लगाते हैं, कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि पर्टिकुलर आप हमसे ये ऑयल ले लो या कहीं और से ले लो। आप जो भी ऑयल करते हैं उसे हल्का सा कुनकुना करिए, और उसके बाद फिर उसे अच्छे से प्रेशर पॉइंट्स के साथ में टैप टैप करके फिर लगाइए। उसके बाद आप उसे आफ्टर 10 to 20 मिनट्स आप वॉश कर दीजिए। रिंस खाली नहीं करना, उसे शैम्पू करना है। शैम्पू करके आप उसे पूरा निकाल दीजिए, स्टिकीनेस निकलनी चाहिए, जिससे कि ये धूल और ये पोल्यूशन जो भी है वो सारी चीज़ें उसमें चिपके ना। उसके बाद फिर आप देखिए, आपके बालों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 4 हफ्ते बाद आपके बाल खुद अपने आप झड़ना कम हो जाएंगे और वो न्यू ग्रोथ होने लगेंगे, क्योंकि उनके स्कैल्प और पोर्स क्लीन रहेंगे, तो वो ईजीली ग्रोथ करेंगे। एक छोटे से पौधे की तरह हमारे बाल भी है, और समय समय पर ट्रिम करना, 2 से 3 महीने में बालों को ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ना कराएं, आप अपनी ब्यूटिशियन के पास जाए, हेयर ड्रेसर के पास जाए, थोड़ा सा करिए, 1 इंच करिए, बट करिए, क्योंकि हर 3 महीने में हमारे 3 से 4 इंच बाल बढ़ते हैं। बहुत लोग ये गलत फहमी में होते हैं हम बाल नहीं कटवाएंगे क्योंकि हमारे बाल नहीं बढ़ते। कटवाइए, थोड़ा थोड़ा ट्रिम करिए तो वो बढ़ेंगे। और मेकअप पे क्या करना चाहिए उन्हें, अपने मेकअप को किस तरह से रखना चाहिए, अपने स्किन को, ये एक और टिप। देखिए, आपके 2 सवाल है, मेकअप को कैसे करें या स्किन को कैसे हेल्दी रखें? दोनों ही। पहले तो स्किन को वो कैसे हेल्दी रखें, और उसके बाद में फिर 50 अबव जो महिलाएं हैं वो अपने मेकअप को कैसे देखें। बस ओके, आप अगर स्किन की बात करते हैं, इस मौसम को अगर स्पेशली हम लेके चलें तो स्किन जो है वो ड्राई होना या उसमें इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं, ईचिंग होती है, तो समय समय पे फेस को वॉश करें। जो आपने मेकअप प्रोडक्ट्स लगाया होता है तो उसे भी आप जल्दी से रिमूव करें। 2 से 3 घंटे के बाद मेकअप को बहुत देर तक अपने फेस पे मत रहने दीजिए। पोर्स को ओपन रखिए, बिकॉज स्वेट आ रहा है, तो स्वेट जो होता है वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आप उसे स्पेस नहीं दोगे, आपके ड्रेन लाइन में अगर बहुत सारा जमा हो गया तो वो प्रॉब्लम ही देगा, इसीलिए आप उसे क्लीन करते रहें। मेकअप को हमेशा रिमूव करें, नाइट में मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान दें। वैसे आप इतने सारे सवाल हैं और आपने इतनी सारे क्षेत्रों में अपना काम किया है, चाहे मैं फिर ज्वेलरी की बात करूँ या तो, लेकिन समय मेरे पास बहुत कम है और मैं चाहूँगी हम आपको अगली बार फिर बुलाएंगे और विस्तार से और विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप आएँ अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। आपने हमें यहाँ बुलाया, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। तो ये थी आज की हमारी मेहमान अंजू मंडल जी, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है और उन महिलाओं को भी सशक्त किया है जो सक्षम नहीं थी। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।